गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं पोलिनोमियल का रेस्ट पार्ट, यानी कि बाकी का सेकंड पार्ट कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल। बच्चों, आपको ना पोलिनोमियल के बारे में बता दिया गया था, फिर भी एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कलेक्शन ऑफ अलजेब्राइक टर्म है, जिसके अंदर हम जीरो पावर से लेकर एन पावर तक देखते हैं। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये पोलिनोमियल है? तो उसको जानने के लिए आप देखिएगा, अगर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जो उसकी पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर पावर नेगेटिव आ गई तो भी पोलिनोमियल नहीं है, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो भी पोलिनोमियल नहीं है। कैसे? अगर मैंने ये लिख दिया 1/x, ये पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे लिख दिया तो भी नहीं है। इसकी पावर 2 कर दिया तो भी नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन इसकी पावर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इस पूरे फंक्शन को x² + 1 इसकी पावर -1 हो जाएगी। क्लियर? या फिर ऐसे है x⁻² या √+1, ये भी आपका क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब है x की पावर 1/2, ठीक है। या ऐसे हो x-4 + 3x + 2, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि जिस भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर पावर या तो फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो, तो वो आपके पोलिनोमियल नहीं हो सकते। क्लियर? जब आपको इसकी पता मतलब इसकी ट्रिक का पता लग गया, एक क्वेश्चन तो आपका यही सोल्व हो गया कि भाई बताइए कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अब उसके अंदर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सी थी? आपका क्या था भाई? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल यानी कि ये सिंपल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है। या यूं कह लीजिए भी, वेरिएबल की अगर पावर जीरो है या गिवन स्टेटमेंट की पावर अगर जीरो है तो वो जीरो पोलिनोमियल है। या तो जीरो पोलिनोमियल मिल जाए इस रूप में, इस रूप में, यहां ऐसे लिख दिया। अगर इसके बारे में पूछे तो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है। कौन सा है? ये क्या है? जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है? जीरो है। अगर किसी की पावर अगर जीरो है, मैंने आपको कल में बताया था, किसी भी पूरे स्टेटमेंट की अगर इसकी पावर अगर जीरो कर दूं, आंसर क्या है? 1 है। क्या है? 1। अब जब इसमें 1 आप लिख चुके हैं तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल है ही नहीं। जिसमें वेरिएबल नहीं है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी घूम फिर के बात हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू जीरो पोलिनोमियल होता है। उसके बाद सेकंड टाइप क्या थी आपकी? क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाइक्वाड्रेटिक। ये सारी की सारी चीजें आपको बताई गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स की। मैंने आपको बताया भी था, जितनी पावर है जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर देख लीजिए, उसे एक प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब टर्म्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर, पहले मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक के अंदर या सिंपलेस्ट फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, आपका क्या है? मोनोमियल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल इसका मतलब है उसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है। फिर है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म्स है। और इस तरह से आगे चलती चली जाएगी, ये सीक्वेंस ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो ये टर्म्स के बारे में हो गया, ठीक है। जब आपके पास पॉलिनोमियल आ गया, आप पॉलिनोमियल को फॉर्म करते समय जो जो टर्म्स यूज होती है भाई, वो आपको पता लगे कि
एक टर्म दे रखी है, सिंगल टर्म दे रखी है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दो टर्म दे रखी है तो बाइनोमियल। तीन दे रखी थी ट्राइनोमियल। चार दे रखी थी बाइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक नॉर्मल। इस तरह से नोमियल वो आप इसको कह सकते हैं। या अब इसके बाद जब आपके पास ये सब चीजें हो गई, अब इस पोलिनोमियल को आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस सब के बाद जब आप किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं या जीरोस निकालते हैं, तो उसका क्या मेथड रहेगा वो आपको बताया गया था। क्या, पहले आपको फैक्टराइज करना है। अगर मैं बात करता हूं लीनियर की, लीनियर पोलिनोमियल, उसमें आपको क्या करना है, जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है उसको अपने जीरो के इक्वल रखना है। जैसे सपोज करो 2x + 1 था, मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो यहां से x की वैल्यू -1/2 आ गई। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये तो था लीनियर में, यानी कि जितनी पावर उतने आंसर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 आंसर है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। इस तरह से नंबर ऑफ पावर के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन लेंगे। अब जो क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक को मैं कैसे सॉल्व करूं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं कैसे सॉल्व करूं, इसके लिए आपके पास जो जो मेथड है वो मेथड आप देखिए। पहला मेथड है जो सिंपलेस्ट मेथड है, जो जनरल मेथड भी कहलाता है, वो है आपका फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे। अब सम और प्रोडक्ट क्या है, अब इन सब को चेक करने के लिए, जानने के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में बताया था। अगर हमें सम चाहिए वो तो क्या था, -b/a, और प्रोडक्ट के लिए क्या था, c/a। ये डायरेक्ट आपको एक क्लू था कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं बगैर किसी फैक्टराइजेशन की। लेकिन अगर फैक्टर करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, फैक्टर के लिए भी क्या चाहिएगा, हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, सम और प्रोडक्ट। सपोज करो मेरे पास सम तो दे रखा है, सम दे रखा है 2, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे रखी है -8। तो मैं यहां से दो चीजें पूछूंगा, क्या कि भाई अगर मुझे ये मिल रहा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो वहां से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे करूं, क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब क्वाड्रेटिक कैसे बनाऊं, तो इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम जो सम है, सम को हम -b/a यानी कि नेगेटिव लेते हैं, ये आपका क्या है, नेगेटिव होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, वो जैसे दे रखा पॉजिटिव, ठीक है, ये चीजें होती है। तो आपके पास एबीसी का मतलब क्या है, ये आपके कोफिशिएंट है, ये तो दे ही नहीं रखे, सिंपल आपके पास ये चीज दे रखी है, यानी कि इसकी जगह मैं 1 ले लेता हूं x², और b की जगह भी आपका 1 रहेगा, और इसकी जगह यानी कि क्योंकि ये सेकंड टर्म है, उससे पहले मैं टर्म बता दूं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। जो सेकंड टर्म है उसको हम एज ए सम लेते हैं, और जो फर्स्ट और थर्ड है इसको एज ए प्रोडक्ट लेते हैं। जो मिडिल टर्म है उसको एज ए सम कंसीडर करते हैं, और पहली और लास्ट को हम एज ए प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। इट मींस जो मेरा सम है वो क्या है, 2 है, वो कहां रखा जाएगा, इस b की जगह रखा जाएगा। अब ये समझ में आ गया। अब इसको यहां से रब कर रहा हूं, x² एज इट इज 1। अब यहां पे क्या है, आपका सम कितना है, 2 है, x एज इट इज। अब यहां से क्या आएगा, ये तो था आपका सेकंड टर्म, वो क्या है, नेगेटिव, तो मैंने इसको क्या किया, नेगेटिव कर दिया,
ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है आपकी -8, तो सी की जगह क्या लिखेंगे -8। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक रिलेशन को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आ गया। अब उल्टा करते हैं, अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक दे रखी है तो आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है। देखो अब डायरेक्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो सम का मैंने क्या बताया था -b/a, माइनस का निशान, b क्या है आपका -2 और a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि सिंपल 2 आ गया। फिर है c/a प्रोडक्ट, c आपका है -8 और a है क्या 1, तो क्या क्या -8, ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप इसको ना डायरेक्टली निकाल सकते हैं बगैर फैक्टराइजेशन के। लेकिन अगर आप इसका यूज ना करके, अगर स्टेटमेंट में वो आपसे पूछे कि with the help of factorization method solve this, find the zeros, find the values, find the answers, okay, possible values, तो क्या करेंगे आप, तो भैया इसके लिए आपको वही ट्रिक सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना है। अब यहाँ पे सम क्या है मैंने आपको बताया था, सेकेंड टर्म यानी कि ये सेकेंड टर्म आप एज ए सम कंसीडर करेंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगी 1 इंटू -8 दैट इज -8। तो भैया जो आपकी प्रोडक्ट आई है उस प्रोडक्ट को अपने लीनियर फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, उसके लीनियर फैक्टर करने। क्या भाई 8 को मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। आप देखेंगे जहां पेयर रिपीट हो जाए उसी वक्त रोक दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि सम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या देखना है, सम पॉजिटिव है या नेगेटिव। सम मेरा नेगेटिव है, इट मींस मेरी जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी, वो नेगेटिव है, तभी तो नेगेटिव आंसर आएगा ना दो में से। तो जो जो बड़ा है उसको आप नेगेटिव कर दो। उसके बाद आप सम करके देखो क्या इस पहले पेयर में सम -2 आता है, नहीं। क्या इसमें आता है, हाँ इसमें आता है। तो इसमें आता है तो ये आपके पेयर बन गए, ठीक है। इसमें क्या पेयर बनाएंगे आप कि भाई ये आपका 2 प्लस का और ये माइनस का, तभी तो होगा ना। तो इसको ब्रेक कर दो आप, मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है, बाकी एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे आपने -4 पहले भी लिख सकते हो और 2 पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 प्लस का है 4 माइनस का है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, चलो मैं लिख लेता हूं 4x माइनस का प्लस 2 ये प्लस का, ठीक हो गया। आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद अब पहली दो टर्म में से आपको क्या कॉमन आया x। अब क्या बच गया, यहाँ पे एक पावर आपकी बाहर आ गई, एक रह गई, माइनस का साइन एज इट इज, ये x बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बच गया सिंपल 4। अब उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें भी ये फैक्ट मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, x को देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव x है, अकेला है, ये x अकेला चाहिए मुझे। बाकी क्या लगा हुआ इसके साथ +2, इसको यहां लिख दो और ये ब्रैकेट एज इट इज मेंशन कर दो। क्यों, अब इसको मैं समझा भी देता हूं। आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 ये बाहर आ गया, यहां सिंपल x बच गया, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे 4 ये आ गया। अब आप देखोगे इस पार्ट में और इस पार्ट में ये ब्रैकेट कॉमन x + 2। अब यहां से जीरोस निकालने के लिए आप जीरो के इक्वल रख दोगे, हर एक को जीरो के इक्वल रखोगे तो यहां से क्या आएगा, जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो x की वैल्यू -2 और 4 ही आ जाएगी। समझ में आएगी बात। इस तरह से आप इनकी जीरोस निकाल सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई सबको, इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। अब इसको आप पहले, इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन पेयर में से किसको आप पहले लिखते हैं। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, समझ में आ गया।
अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए। सपोज मेरे पास अल्फा बीटा या ए बी कोई भी दो वैल्यूज हैं, अगर उसको मैं ऐसे लिखता हूं a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी तो ये बन गई। दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दूसरी बन गई। तीसरी क्या होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये बन गई। थ्री आइडेंटिटीज है ये आपके टू वेरिएबल्स में, टू वैल्यूज में, तो इनको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको यहां लिख सकते हो और इसको यहां लिख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मर्जी हो आपकी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहां माइनस है। अब यहां पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन इस रूप में मिलती है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख दोगे, और इसको लिखने के बाद जीरोस निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ जो आपको रिलेशन मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, जिसको आपने ब्रीफ करके जीरो के इक्वल रखना है और वहां से आंसर ले लेना है। फिर ऐसे क्यूब का ये था क्वाड्रेटिक के बेस पे। फिर उसके बाद है यहां से इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी कर सकते हो, अगर और अपनी तरफ से बनाना चाहें तो ये हो सकता है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके चलता हूं तो वो किसके इक्वल होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको आप और भी लिख सकते हो, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो आइडेंटिटी इनसे पहले दूसरी से भी मिलती। क्लियर होगी बात? ऐसे ही क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। ये क्लियर हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ऐसे ही माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इसको आप उधर भेज देंगे, तो आपके पास क्या है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, a प्लस बी को आपने कॉमन ले लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फाइनली ये बनता है किसका a प्लस बी क्यूब का शॉर्ट फॉर्म फैक्टराइजेशन मोड में। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का वो क्या होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरह से आप इन आइडेंटिटीज को याद करेंगे और याद करके इसको सॉल्व करेंगे। मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिलेशन का अगर आपको आंसर निकालना है तो आप इजीली जीरो के इक्वल रख के निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ
मोड में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ग्राफ के लिए भी मैंने आपको बताया था, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, बड़ी लाइन या स्ट्रेट लाइन, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है आपका वाई एक्सिस। क्लियर? अगर आपका स्टेटमेंट या इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे आपको y मिल जाए बराबर है px, ठीक है, तो जो आपका स्टेटमेंट है वो किस पर बेस्ड है, x वेरिएबल पर, किस पर है, x पर। अगर यहाँ पर वेरिएबल आपका y आ जाता तो फिर बेस्ड ऑन y एक्सिस। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी ग्राफ आपका इस तरह से आ जाता है, कोई भी आ जाए, तो वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी zeros are there, how many values are there, how many answers are there। तो आप केवल x एक्सिस पे जहां जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, वो आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर नहीं होगा, केवल ये दो आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, टू सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? अगर इसको वो y एक्सिस में कन्वर्ट करता है, सपोज यहाँ x लिखता है और यहाँ पर y है, फिर कितने आंसर होंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। आपको किसको कंसीडर करना, y एक्सिस को, और y एक्सिस तो ये है, इस पे तो खाली क्या है, एक जगह पर ही कट हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको पहले स्टेटमेंट में ये देख लेना है कि आपको वेरिएबल क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। समझ में आ गई सबके? अब उसके बाद फिर बात करते हैं हम, कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन दे रखा है और उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, ये आपका kx² प्लस 2x प्लस 3k, जहां पर कंडीशन क्या दे रखी है कि जो इसके सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहां पे हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस वो कैसे निकालते थे, अगर आपको ध्यान हो तो -b/a। अब -b मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड टर्म आपका b होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ 2, और a क्या है आपका यहाँ पे k, तो ये हो गया सम ऑफ दिस वन। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या बताता है, c/a, दैट इज c क्या आपका ये 3k/k, ठीक है, ये आ गया। अब एज पर कंडीशन क्या थी, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आपका सम था और ये आपका प्रोडक्ट था। सिंपलीफाई कर दो यहां से, ये तो वैसे ही कट गया, तो ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 3k और k इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट किया -2/3, तो ये k की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरे केस में क्वेश्चन दे रखा है kx² प्लस 4x प्लस 4, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है जहां पे α² प्लस β² इज इक्वल 24 दे रखा है, और यहाँ इस रिलेशन की हेल्प से आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस, ठीक है, तो देयरफॉर सम क्या है इसका, सम क्या था भाई, -b/a, दैट इज -4/k, पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a, c आपका है 4/k, ये सेकंड। अब ये जो आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी, इस आइडेंटिटी का यूज आपको करना है, उसमें क्या था, α² प्लस β², इसके बराबर था, ये फोर्थ आइडेंटिटी थी जिसमें हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, याद है या बताऊं,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसको हमने यही छोड़ना, इधर शिफ्ट कर दिया इसको, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। अब आपके पास क्या क्या है, ये तो सम है, ये प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यू ये आई हुई है, वो भर दो भाई। ये तो सम है, सम है -4/k, और इसके ऊपर क्या आएगी 2 इंटू प्रोडक्ट 4k, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, किसके इक्वल है 24। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या था देखो, 16/k² -8/k इक्वल 24। अब k स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फाइनली आ जाएगा 16 - 8k इक्वल टू 24k²। इन दोनों को उधर शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा 24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 टोटली कॉमन आ जाएगा, तो 4 जैसे कॉमन हो गए तो 6k² प्लस 2k माइनस 4, 2 भी कॉमन आ सकता है, यानी कि थ्रू आउट 8 कॉमन ले लो इसमें से आप। 8 कॉमन हो गया तो क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके 0 हो गया। अब आपके पास फाइनली सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ये बच गया। तो इसमें आप क्या देखेंगे भाई, प्रोडक्ट तो आपकी -6 आए, अब वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, सम तो आए 1 और प्रोडक्ट आए -6, तो क्या होगा, इसके पेयर 2 और 3 होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो 6 इन्हीं की आ सकती है। और अब इसमें से हमें क्या सम प्लस का चाहिए, तो इट मींस ये प्लस का होगा, ये माइनस का। समझ में आई बात, तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करने के लिए 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर दिया आपने इस मिडिल टर्म को, तो यहां से तो 3k कॉमन लिया, k प्लस 1, इधर -2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या होगा, k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भैया यहां से k की वैल्यू क्या होगी, -1 और 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली बोर्ड पूछता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इस तरह की चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन आपने ये 6th क्लास ऑनवर्ड सीखना आरंभ कर दिया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये तो आपका होता है डिवाइजर, ठीक है, और ये होता है डिविडेंड, और ये होता है कोशेंट, और यहां आता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। अब जो डिविडेंड होता है इसको निकालना अगर पड़ जाए आपको, डिविडेंड ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करना होता है। डिविडेंड जो आपके इस ब्रैकेट के अंदर है, अगर वो निकालना है तो उसका एक रिलेशन क्या बनता है, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो और जो रिमाइंडर आया उसको ऐड कर दो। क्लियर होगी बात। अब इस रिलेशन के थ्रू वो आपसे मिसिंग वैल्यू भी निकलवा सकता है। समझ में आएगी बात। अगर मान लीजिए वो इन, यहां पर देखो 1 2 3 4 वैल्यूज है, इन 4 वैल्यूज में से कोई मिसिंग करके आपसे वो मिसिंग वैल्यू निकलवा सकता है, वो 1 या 2 मार्क्स का वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, अब किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर सपोज करो अगर किसी की ना वैल्यू ना किसी की पावर 4 है या 5 है, तो उसमें से कोई भी 2 रूट दे देगा,
रूट वैल्यूज दे देगा, वहां से आपसे रिमेनिंग रूट निकलवा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए। और लॉन्ग डिवीजन की सबसे बड़ी और मोस्ट इंपोर्टेंट और नेसेसिटी ऑफ टर्म कह सकते हैं कि पहली जो आपकी टर्म है वो हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप 2x माइनस 1 से डिवाइड करना चाहते हो या x माइनस 1 से डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, अब पहली टर्म कौन सी इसके अंदर आपकी, ये, और इसकी पहली टर्म ये, तो आप कुछ ऐसी वैल्यूज को लेंगे, ऐसे वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को लेंगे कि आपकी इंटरनल जो फर्स्ट टर्म है वो हर हाल में कट जाए। तो भैया मुझे क्या चाहिए, तो 3 चाहिए। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 आप यहां लिख देंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पावर कितनी है, 1। तो आपको प्रोडक्ट रूल का पता होना चाहिए, जब सेम बेस है और उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। समझ में आ गया? तो आप यहाँ वैल्यूज 3 है, पावर 3 बनाने के लिए आप 1 में कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, तो इट मींस x रेज़ टू पावर 2, इस पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कैलकुलेशन करने से 100% आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी। तो यहां से आपका क्या आया, 3x क्यूब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब एज इट इज आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। माइनस इट मीन जो लोअर टर्म्स है उनके साइन चेंज कर दो, ऊपर प्लस का ही माइनस का तो कैंसिल। अब ऊपर प्लस का है, नीचे भी प्लस का है, 4 प्लस 3 7x स्क्वायर, बाकी एंट्री लिख दीजिए। अब आपको क्या कैंसिल करना है, 7x स्क्वायर कैंसिल करना है। तो यहाँ पर 1 है, लेकिन ध्यान रखना साइन भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो कोई बात नहीं, आप प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आता है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। तो 7 आ गया, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर पावर 1 है, हमें चाहिए 2, तो सिंगल पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कर दो भाई, पहली टर्म हो गई। अब 7x 1 जा 7x, वही लोअर टर्म्स को निशान चेंज करके, साइन चेंज करके कट कर दो। अब आप देखेंगे ये -5 है, ये -7 है, तो माइनस माइनस ऐड होकर क्या हुआ, एडिशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अगर सेम साइन है और उनको ऐड करना तो सेम साइन रहेगा, इधर प्लस और माइनस जो भी दोनों का है। अगर ऐड करना और अलग अलग साइन है तो जो बड़ी वैल्यू है उसी का साइन रहेगा और आपस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर 1। जब ऐसा केस आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई रिमाइंडर की और डिवाइजर की पावर सेम है तो उस केस में केवल और केवल कोफिशिएंट पर चलेगी, कांस्टेंट पर चलेगी। यहाँ हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए बस, x नहीं लिखेंगे क्योंकि x लिख दिया तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 1 है, तो -12x। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हुआ, प्लस, 12 बन जाए 12। अब नीचे की जो टर्म्स है उनका साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल में। अब आप देखेंगे कि ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 12, तो -6। तो ये जो आपका बच गया वो क्या है, रिमाइंडर है। क्या है वो, रिमाइंडर। और ऊपर जो आ गया ये आपका कोशेंट है, क्लियर। और जो यहाँ पर है ये आपका डिवाइजर है, और अंदर जो है ये आपका डिविडेंड, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म डिवीजन के थ्रू आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपके पास सब चीजें आ गई हैं, अगर इसमें से कोई मिसिंग होती तो वहां से आप उसको क्लियरफाई कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।